हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे ये तो है सिलेबस में क्लास 12th का, जो ये क्लास 12th का है सिलेबस। तो उसमें जब हम अनुवांशिकी का आधार पढ़ते हैं तो उसमें ये हमारा लास्ट पॉइंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने डीएनए के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा था, तो उसी में एक भाग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आखिर हमने जब डीएनए पे इतनी रिसर्च करके डीएनए को खोज लिया था तो कुछ यूज भी तो करना चाहिए था उसका, कि हम कुछ अच्छा कर सके उससे लेके डीएनए के। तो हमने ये तो पता कर लिया कि जो डीएनए होता है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता है वो। और हमने डीएनए की पूरी तरह से संरचना भी पढ़ी थी कि द्विकुंडली संरचना होती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। आज इसको हम बहुत ही अमेजिंग वे में समझेंगे। देखिए, हमें अगर चीजों को याद करना है तो अपने दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ती है, कि अगर हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं तो कि कैसे कैसे ये हुआ था। अगर इमेज जैसा हम पूरा विजुलाइज करते चलेंगे तो वो चीजें कभी भूलती नहीं है हमें। हम जैसे ही मेरे पास वो वर्ड आएगा तो अगर हमारे दिमाग में अगर उस वर्ड के लिए कोई इमेज है तो तुरंत क्लिक करेगी और तुरंत उसका हम जवाब दे लेते हैं। तो आज वैसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे एकदम विजुअलाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद हो जाए हमेशा के लिए, हम इसे समझ सके, याद तो करना है ही नहीं। तो आइए हम देखते हैं पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसकी खोज एलेक्स जेफरिक ने की थी 1985 में और इंग्लैंड में हुआ था। तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं थी, आखिर मान लीजिए ये आई तो कुछ तो लाभ ये हुए होंगे, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पहले क्या ऐसी असुविधाएं होती थी जिनके बारे में हमें पता नहीं होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। तो सबसे पहले उसे जानते हैं। देखिए, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं आई थी तो बहुत ऐसे झगड़े होते थे। मान लीजिए कहीं कोई गया और बहुत हमला करके, मान लीजिए चोरी करके, मर्डर करके, जो भी करके चला आया, और फिर जब वहां पहुंचते थे लोग, सीआईडी हो गया, पुलिस हो गया, तो उस समय जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं थी ना, तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि आखिर वहां से अपराधी का हम पता कैसे लगाएं। ये तो मान लीजिए ये हो गया कि अपराध में हम कैसे पता लगाएं। फिर फैमिली रिलेशंस में भी ऐसे होता था। मान लीजिए ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती थी कोर्ट्स में दिन प्रतिदिन की, पेरेंट्स हैं तो मान लीजिए माता पिता हैं, तो जो पिता हैं वो मान लीजिए उनकी संतान है तो वो एक्सेप्ट उसे नहीं करते थे, कि ये हमारा बच्चा नहीं, ऐसे कह देते थे लोग। और अक्सर ये महिलाओं के साथ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अगर उस समय ये था पूरा नीति कि अगर आप कोई पुरुष है वो कह देता था कि हमारा ये बच्चा नहीं है, तो बस उसी पे मान लिया जाता था कि औरतों की कोई आवाज़ ही नहीं थी उठाने के लिए, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं होता था कि आखिर कैसे सिद्ध किया जाए। उस समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी और कोर्ट को भी प्रूव करने में अब 10 लोग इधर से कह देते थे उसकी तरफ से, तो कोर्ट को भी उसी हिसाब से अपना फैसला सुनाना पड़ता था, जिसके कारण बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी कि बच्चा उसी का रहता था और उसके तरफ से 4 लोग 10 लोग बोल दिए तो मान लिया जाता था कि ये बच्चा उसका नहीं है। और हर केस में जो औरतें उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हमारे साइंटिस्ट एलेक्स जेफरिक ने 1985 में खोज कर दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान मिल गया हमें। क्योंकि अगर देखिए, हमने डीएनए की खोज तो बहुत चल रही थी, वहां से हमने डीएनए तो पढ़ लिया था, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई तो डीएनए में अध्ययन किया गया। तो डीएनए का जो पूरा डीएनए होता है उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक भाग था बल्क डीएनए और दूसरा भाग था सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए में 99.9% भाग जो डीएनए का होता है वो बल्क डीएनए होता है और 0.1% भाग हमारा सैटेलाइट डीएनए का होता है। अब ये बल्क सैटेलाइट क्या है? तो देखिए, ये जो बल्क डीएनए है ये सभी में सेम होते हैं। इससे इसका हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये पूरे जितने भी मान लीजिए ह्यूमन में है तो गुणसूत्र 46 है, तो उसमें से जितना डीएनए भाग का
0.9% भाग सभी ह्यूमन में सेम पाया जाएगा। अब इसका तो कोई यूज ही नहीं है कि हमें इससे कोई पता लगा सके। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट डीएनए है, मान लीजिए ये अगर हमारे डीएनए की संरचना है, ये बहुत बड़ी डीएनए, मान लीजिए 2.2 मीटर होती है डीएनए की संरचना ह्यूमन में। तो ये मतलब बल, ये पूरा हमारा डीएनए, यहीं पे कहीं छोटा छोटा ऐसे पता होगा कि ये सभी सीक्वेंस हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, उन्हीं सीक्वेंस के आधार पे इन्हें बांटा गया था, उन्हीं लेंथ के। तो यहीं पे कहीं कहीं छोटे छोटा ऐसा भाग था जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कह रहे थे, और ये 0.1% था, और ये 0.1% सब में क्या था, डिफरेंट था। अब ये हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया कि अब ये हर एक इंसान का अलग है। जो सैटेलाइट डीएनए होगा 0.1 भाग, वो भाग हमारा हर एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, बजाय मतलब केवल उस कंडीशन को छोड़ के कि मान लीजिए जब कोई जुड़वा बच्चे हो तो उसमें जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें सेम हो सकता है, लेकिन बाकी और भी किसी से जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है वो मैच नहीं करेगा। अब सैटेलाइट डीएनए में क्या था कि ये रेपिटेटिव सीक्वेंस है, इनके प्रॉपर्टीज थी और कॉपिंग नंबर थे और इनकी लेंथ, इसी पे इन्हें पूरा बांटा गया। और इन तीनों आधार पे इन्हें भी हम अलग दो भागों में बांट दिए, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। मिनी वाला ही हम यूज किए VNTR, जिसमें 10 से 20 बेस पेयर पाए जाते हैं, और जो माइक्रो होता है वो 1 से 8 बेस पाए जाते हैं, और इसको हम STR कहते हैं। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और इसमें देखिए लेंथ भी डिफरेंट थी, कॉपिंग नंबर भी डिफरेंट आए, और इन पूरे को मान लीजिए लेंथ डिफरेंट है, कॉपिंग डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए प्रोबिंग। अब ये हमारे पास यहाँ से प्लस पॉइंट मिल गया। अब इसी से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते थे। तो ये था हमारा पूरा डीएनए, इसी को इन्होंने अध्ययन किया। अब हम इसे समझते हैं कि आखिर हम इसे घटना स्थल में अपराधी को खोजने में या सही माता पिता का पता लगाने के लिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो हमने ये देख लिया, हमें सैटेलाइट डीएनए का भाग लेना होगा वहां से, उसमें भी हम यहाँ से सैटेलाइट जो होता है उसका गुण होता है कि वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा, कॉपिंग नंबर होगा, और उसकी लेंथ के हिसाब से इसे दो भागों में मिनी एंड माइक्रो में बांट दिया गया। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है वो VNTR होता है, और इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये हमारा VNTR का फुल फॉर्म होता है, और इसी का यूज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। क्योंकि इसमें जो लेंथ होगी, देखिए इसमें हम लेंथ ही लेते हैं और उसमें कॉपिंग नंबर लेते हैं, और हम डीएनए, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये डीएनए प्रोबिंग हो गया। अब इसकी पूरी विधि होती है यहाँ से, अब उस विधि को हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे यूज करते हैं। अब आप एक मालेशिया आईडी तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, और दया का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। अब मान लीजिए कहीं घटना हुई है और वहां पे दया पहुंचता है। अब दया उस समय जा रहा है कि जब हमारे एलेक्स जेफ्रिक साहब ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगा दिया था। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर लेते हैं। अब वहां से वो जाता है, चारों तरफ पूरा अपनी तहकीकात करता है, फिर वहां से कुछ सैंपल्स लेते हैं। आपने अगर सीआरडी देखा होगा, अब सैंपल्स में क्या लेगा, ये वहां से मान लीजिए ब्लड ले सकता है, यहाँ से मान लीजिए। अब इसे हम मिटाते हैं, फिर हम एक बार पूरी विजुअलाइजेशन समझते हैं। ये पूरी आप लोग लिख सकते हैं, लिखने के लिए ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। अब हम पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक दृश्य से समझते हैं। अब देखिए हम इसे कैसे विजुअलाइजेशन समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारा सीआईडी के हिसाब से सभी ने देखा होगा, भी आता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस शो चला था एक टाइम में।
अब मान लीजिए यहाँ से उसी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा दया ने एंट्री लिया, जो भी हमारे CID थे वो आए यहाँ से। अब ये हमारा घटना स्थल है, तो ये आते हैं यहाँ पे। अब इन्हें पता लगाना है कि आखिर यहाँ मतलब अपराधी मतलब का पता लगाना है इन्हें यहाँ से। और कुछ मान लीजिए जो हमारी पुलिस थी वो कुछ अपराधियों को पकड़ी है। मान लीजिए कुछ लोग हैं, मतलब यहाँ से अपराधी नहीं बनते हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है इस घटना। मान लीजिए यहीं से वो जा रहे हैं यहाँ। मान लीजिए पुलिस का कार्य क्या होता है, पकड़ना। अब हमारे CID जो आते हैं वो तहकीकात के लिए यहाँ पे हमारे घटना स्थल पे गए। अब वहाँ पे वो देखते हैं, मतलब चारों तरफ अपना पूरा दृष्टि डालते हैं। तो वो यहाँ से क्या लेंगे अगर उन्हें DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज करना है? तो यहाँ आएंगे तो वो ढूंढेंगे। मान लीजिए ब्लड मिल गया, कोई हेयर मिल गया, यहाँ से बोन्स, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें वहां से मान लीजिए ये इकट्ठा करेंगे। यहाँ से इस पर में भी लिख सकते हैं ये। अब जो हमारे दया ये सारी चीजें यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक चीज मिल गया है वो यहाँ से कलेक्ट करेगा और उसे लेके आएगा यहाँ से। अब ये उसे लेके आएगा। अब CID उसका काम तो है नहीं कि अब वहां से वो DNA फिंगरप्रिंटिंग का ये जो सारी विधि होती है, अब ये सारी विधि करके तब हम वहां से अपराधी का पता लगाएंगे। अब मान लीजिए इसने अपना कोई ब्लड सैंपल लेके आ गया ये। अब देखिए इस ब्लड में से भी हम WBC का यूज करेंगे। अब हम RBC का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ से कभी भी RBC का यूज नहीं करेंगे और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो हमारा DNA होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और RBC के पास केंद्रक होता ही नहीं है, तो इसके पास DNA कहाँ ही पाया जाएगा। अब यहाँ से ये सबसे पहले RBC को निकालेंगे और यहाँ से कार्य हमारा शुरू कौन कर रहा है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब यहाँ से हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट का कार्य शुरू हो जाता है। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं इन लोगों ने पूरा अपना DNA फिंगरप्रिंटिंग पे अपनी स्टडी की है कि कैसे हमें मतलब यहाँ से इन लोगों को जो हमारा ये दया है कैसे इसको हमें प्रूफ देना है कि अपराधी का ये पता लगाएं, ये कुछ लोगों को पकड़े हैं। अब ये सैंपल्स ये लेंगे DNA टेक्नोलॉजिस्ट वाले। अब सबसे पहला वर्क ये करेंगे, यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आइसोलेशन ऑफ DNA करेंगे। यानी उस मान लीजिए पहले जो भी ये ब्लड सैंपल लाए हैं तो उसमें सेल्स होंगी, जैसे हमारे RBC सेल्स हो गई तो उस सेल में कुछ लेयर्स होंगी, तो सबको हटाते हुए वो उसमें से हम DNA निकालेंगे। प्रोटीन सारी चीजों को हम डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा सबको डाइजेस्ट करके हम वहां से प्योर DNA निकाल लेंगे, जो हमारा DNA होगा। अब इस पूरे DNA का भी तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पूरा DNA में 2 भागों में बांटा गया, बल्क एंड सैटेलाइट। तो हम बल्क वाले को फिर वहां से निकाल देंगे काट के और हम यहाँ से सैटेलाइट DNA को ले लेंगे। और कटिंग ऑफ DNA हम करते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस द्वारा। ये मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसे। अब देखिए मॉलिक्यूलर सीजर्स द्वारा हम DNA को काट लेंगे, क्योंकि पूरा भाग तो हमें लेना नहीं है। हम यहाँ से जो हमारा सैटेलाइट DNA होगा उस DNA भाग को हम निकाल लेंगे। उस सैटेलाइट DNA में से भी हम जो मिनी वाला भाग होगा उसमें से निकाल लेंगे। अब फिर हम यहाँ से करते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। देखिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में ना हम नाइट्रोसेल्यूलोज की मतलब कुछ डालते हैं वहां से, और यहाँ से हम डालेंगे जो हमने DNA खंडों को किया है। तो वहां पे डालने से जो हमारे DNA के खंड है वहां से अलग अलग अपने लेंथ और सीक्वेंस के अनुसार वो
मतलब व्यवस्थित होते चले जाएंगे। और फिर वहां से की जाती है सर्दन ब्लास्टिंग। इसी में इस प्रक्रिया को जो भी हमें डीएनए को पहचानना होता है तो हम सर्दन ब्लास्टिंग करते हैं, आरएनए अगर हमें निकालना होता है तो हम नॉर्दर्न ब्लास्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद अब हम हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब करेंगे। ये जो प्रोब हमने जो भी लेंथ यहाँ से जो भी कुछ निकाले हैं, अब मान लीजिए ये हमारा ये जो कुछ लोगों को पकड़े हैं पुलिस ने, वो एक ए है और एक बी है। अब इसके भी डीएनए का सैंपल निकाला गया है, इनके भी डीएनए का सैंपल निकाला गया है। तो एक का ए आया और एक का बी आया। अब ये जो क्राइम वाला था, यहाँ से क्राइम वाला, ये है हमारा अपराधी का। अब ये सारी विधि हम इसके लिए भी करेंगे और ये सारी विधि इसके भी डीएनए को हम लेके करेंगे। इनसे भी हम कुछ सैंपल लेंगे, हेयर ले सकते हैं, इनका ब्लड ले सकते हैं। मान लीजिए किसी हाथ पे मान लीजिए गन या किसी चीज का हथियार का यूज किया जाता है तो उस पर अगर उसने ग्लव्स नहीं पहना है तो वहां से हम फिंगर प्रिंट भी ले सकते हैं। अब वो सारी चीजें ले लेंगे हम वहां से। फिर उसके बाद हमने ये सारी विधि की, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, सर्दन ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो ये सारी विधि हम दोनों के लिए करेंगे, ये जो कुछ लोग पकड़े गए थे इनके लिए भी और ये जो सैंपल्स हमने लिया था उनके लिए भी, ताकि हम फिर जो सैंपल्स है उसको हम इन दोनों से मैच करेंगे और जिससे मैच कर गया वही हमारा क्या होगा, अपराधी होगा। इसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सारी विधि है। सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, फिर कटिंग ऑफ डीएनए करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करेंगे, सर्दन ब्लॉटिंग द्वारा इसको हम एक सीक्वेंस दे देते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब कर देते हैं, यहाँ से हम जोड़ते हैं। और ये एक्स रेज द्वारा हम उसको अलग अलग कलर्स में, वो हमारे देखिए ये कलर्स है ना, एक्स रेज द्वारा हम इसको अलग अलग कलर में प्रदान कर लेते हैं ताकि हम देख के वहां से पहचान सकें कि आखिर डीएनए मैच हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देखते हैं मैच कैसे हो गया। अब देखिए ये जो हमारा है पैतृक है और ये हमारा संतति है, ये दो भाग हमने लिया है। और ये गुणसूत्रों की संख्या, ये हमारा गुणसूत्र नंबर 7 है, ये हमारा 2 है। इन दोनों का हमने 7 और 2 ले लिया है। ये हमारा जो कुछ लोग पकड़े गए, एक है ए और एक है व्यक्ति, दूसरा का बी दिया गया है। तो इसमें ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस को हम काउंट करके बताते हैं, इन्हीं की लेंथ को। तो देखिए अब हम इसमें मिलाते हैं, ये जो है हमारा अपराधी वाला है, अपराधी के जो यहाँ से हम सैंपल लाए थे उसका डीएनए है ये, और ये हमारा ए का है और ये हमारे बी का है। अब इससे हम मैच करवाएंगे इन दोनों में से, और जिससे मैच कर जाएगा वही हमारा क्या होगा, अपराधी होगा। फिर वहां से जो भी दया है उसको पता लग गया कि हाँ भाई अपराधी कौन है, फिर उसको वहां से सजा देने में आसानी मिल जाएगी। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में कितने कितने लोग, मान लीजिए अब पहले यही प्रोसेस हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नहीं पता थी तो वहाँ पे जांच कुछ हो ही नहीं पाती थी सही से। फिर वहाँ पे गवाही देते थे कुछ लोग, तो ऐसे कुछ पैसे वैसे दे के सारी गवाही को चेंज भी तो किया जा सकता था। लेकिन अब इसमें देखिए, अब इसमें भी तो चेंज मान लीजिए पैसे दे के कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम के बराबर होती है कि यहाँ पे अगर हमारे जो पुलिस हुए और जो हमारी CIDs हुई, अगर ये अपनी मतलब, और ये जो हमारे डॉक्टर्स हो गए, मतलब जो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अगर ये लोग कोई यहाँ से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग न करे तो हमारा जो भी अपराधी होगा एग्जैक्ट पकड़ा जाएगा। अब देखिए इसमें हम काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ए वाला जो है, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ATCG, ये जो हमारे सीक्वेंस होते हैं ना जुड़ने की, यही सीक्वेंस है यहाँ पे, जो भी हमारे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं उन्हीं के सीक्वेंस को ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 2 3 है, यानी यहाँ पे हमारा 3 है, और यहाँ पे 1 2 3, एक और बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 4। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। ये हो गया हमारा ए वाले का पूरा सीक्वेंस। अब हम बी वाले का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे 8 है। अब हम दूसरा C2 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3, यहाँ पे हो गया हमारा 3।
अब यहाँ पे हम आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा 8 हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। 1 2 3 हो गया। अब ये हमारा जो हमने घटना स्थल से जो सैंपल लिया था उसका जो है हमारा डीएनए है, और ये हमारा जो बी है उसका है, और ये हमारा ए है। अब इस जो मतलब ये अपराधी का है, मान लीजिए यही तो अपराधी है, ये जो भी व्यक्ति है वो अपराधी है जिसका भी डीएनए हो। अब इसे हम मैच करवाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो पहला वाला जो है 3 4 8 6, इससे तो बिल्कुल पहले हम लेते हैं क्रोमोजोम की संख्या। तो यहाँ भी 7 निकला, यहाँ भी 2 निकला, यहाँ 7 2, और यहाँ भी हम देखेंगे तो ये हमारा 7 और ये हमारा 2। तब इससे तो हम पहचान करेंगे नहीं। अब यहाँ से हम सीक्वेंस देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 4 8 6 मिला है, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी ये वाला सीक्वेंस नहीं मिलता है। अब हमारा जो ए था यहाँ से ये निर्दोष हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा राहत मिली कि हाँ भाई, अब मान लीजिए जो अपराधी है वो तो अपना कुछ जानता ही होगा कि हमारा मैच कर ही लेगा, हमने अपराध किया है। अब इसमें से जो नहीं करता उसको तो बहुत टेंशन रहती है ना कि अरे कहीं मेरा मैच ना कर जाए, कहीं मेरा मैच ना कर जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैच कर जाए तो मैं निर्दोष हूँ और मुझे सजा मिल जाएगी। तो इसकी तो सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही ए वाले का यहाँ से सैंपल मिलाया जाता है तो ए वाला को निकाला जाता है तो वो भाई रिलैक्स हो जाता है। अब ये है, अब ये तो इसको पहले से भी पता था, और जैसे ही ए वाले को हटाया गया तो इसे पता है कि अब हम अपराधी हैं, पकड़े गए हैं। अब पकड़े गए हैं तो सजा तो मिलेगी ही। अब यहाँ से मान लीजिए वो भागने की कोशिश करे तो वो अलग है। फिर अगर इसका कोई और भी हो कि मान लीजिए बॉस हो तो थोड़ा कांटेक्ट करेगा कि हाँ बच जाए, लेकिन ऐसी संभावना तो है नहीं। और दया को तो आप लोग जानते ही हैं, सीआईडी में अक्सर ये क्राइम का पता तो लगा ही लेता था। अब यहाँ से हमने बी वाले का मैच किया तो 11 8 5 3, 11 8 5 3 ये मैच कर गया हमारा इससे, और हमें पता चल गया कि अपराधी जो है वो बी वाला ही है। ये था हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज। अब हमें आपको बस यूटिलाइजेशन करना था। हमने सबसे पहले इसको कैसे समझा, मान लीजिए हमने एक इंटरेस्टिंग में सीआईडी से समझ लिया कि सीआईडी में जो दया था कहीं अपराध हुआ था, ये हमारी क्राइम प्लेस है, वहां पे गया, और कुछ पुलिस थे तो जब भी मान लीजिए कोई रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन उसको डाउट था ये कि इसमें से कौन है अपराधी, ये नहीं पता लगा पा रही थी हमारी पुलिस। अब इसका पता लगाएगी हमारी सीआईडी, तो सीआईडी वहां से गई और वहां से वो कुछ सैंपल्स लेके आई, जैसे हेयर हो गया, हेड जो भी कुछ हो, मतलब यहाँ से बॉडी का वो लेके चली आई वहां से। अब वो लेके आके फिर उसने किसको दे दिया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को दे दिया। अब यहाँ से डॉक्टर्स को देने के बाद उस डॉक्टर्स ने वहां से हमारे जो भी सेल्स आई थी उसमें केंद्रक जिसमें था उस केंद्रक में से डीएनए को निकाला, और इस पूरे विधि का यूज करके उसने इस डीएनए का सैंपल दे दिया। और ये जो कुछ लोग थे पुलिस ने कहा कि यही लोग हैं, कि इनको शक है कि यही लोग, इन्हीं लोगों में से कोई अपराधी है। तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट का अच्छा, तो हमें इनका भी डीएनए लेना चाहिए। तो इन्होंने इन दोनों का भी डीएनए लिया और इन दोनों की भी पूरी अपनी लिस्ट निकाली। अब ये ए का था और ये बी का था और ये हमारा अपराधी का था। अब ये अपना दया को दे देंगे कि भाई ये बता देंगे, आप लोग मिलान कर लीजिए, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन है यहाँ से अपराधी। तो 2 अपराधी यहाँ पे थे। ए वाला तो भाई निर्दोष था, उसको तो अब नहीं किया रहेगा तो थोड़ी सी टेंशन तो ही रहेगी। मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर फिजिकली मान लीजिए उस टाइम देखा जाता था, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं था और 2 लोगों को लाया जाता था, जो निर्दोष होता था ना तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता था, और मतलब उसके पसीने मतलब ऐसा रिएक्शन होते थे, मतलब घबराने के तरीके से। तो कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आती थी ना कभी कभी कि उसी को मान लिया जाता था कि यही मतलब अपराधी है, और जो हमारा अपराधी है ना वो थोड़ा रिलैक्स होता था इस वजह से। तो ये मतलब प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें भी इसकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो पहले जैसे ही थी, लेकिन यहाँ से हमने जब भी बायोलॉजिकल तरीके से देखा तो हमारा जो ए था वो निर्दोष साबित हो गया, और जो हमारा बी था वो क्या हो गया, अपराधी हो गया। ये था हमारा अपराध का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज।
और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया में सबसे पहले हैदराबाद जो रिसर्च स्थल है वहां पे डॉक्टर लालजी सिंह एंड प्लस डॉक्टर वीके, इन दोनों ने सबसे पहले इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाया था। और सबसे पहले किसने लाया था पूरे वर्ल्ड में देखे तो एलेक्स जेफरिक ने, और इंग्लैंड में उन्होंने लाया था। तो ये थोड़ा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ से ये था, बाकी ये पूरा था हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ये अपराधी का पता लगाने के लिए वैसे ही अब मान लीजिए पेरेंट्स का पता लगाना होता था। मान लीजिए पहले फादर है और मदर है, फादर कह देता था कि ये हमारा बच्चा नहीं है, तो फादर की ही बात उस समय मानी जाती थी और फिर कह दिया जाता था कि हाँ ये बच्चा नहीं है। फिर सारा जो प्रॉब्लम आती थी मदर को झेलनी पड़ती थी। लेकिन जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई तो फादर कहे या ना कहे उसकी राय की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बस एक काम, वो फादर का डीएनए लेगा और अपना बच्चे का डीएनए लेगा और दोनों डीएनए को चेक करेगा, मैच किया तो वहां से पता चल जाएगा कि फादर यही है, मैच नहीं किया तो फादर नहीं है ये। तो ये इसमें भी जानकारी मिली, मतलब इसमें भी मतलब सहायता मिली। और वसीयत में भी ऐसा होता था तो इसमें भी हमें मिली। और आजकल आप लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबका आधार कार्ड बना हुआ है, सबकी एक अलग पहचान बन गई, उसमें भी आप लोगों ने फिंगरप्रिंट लगाया होगा। आपके आईज भी वहां पे, आपकी आई भी हम वहां से भी देख सकते हैं, तो उसका भी यूज हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आने के बाद ही सबकी एक अलग पहचान बना दी गई। उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो भी वो दिखता है कोड्स, उसको स्कैन करेंगे तो उस इंसान की पूरी बायोडाटा निकल जाती है। तो ये उसमें भी हमने फिंगरप्रिंट लगाया था, तो वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से ही संभव हो पाया। तो यही थी हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज, और ऐसे ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।